आज यानी कि 16 मई को कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस लिए मनाया जाता है? यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे क्लैट हो चाहे जुडिशियल हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। तो आज क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज है, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जैसे लेजर सर्जरी हो गई, तो लेजर सर्जरी क्या है? लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। एक्सरे हो गया, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से लाइट पे आधारित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसको चेरिश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। एक आजकल दुनिया भर में वॉर चल रही है, पीस कहीं पर नहीं है, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यूएन डेजिग्नेटेड डे है। और एग्जाम के अंदर वैसे भी यूएन डेजिग्नेटेड डेज जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाला तो खास तौर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में क्या मचा हुआ है? बवाल मचा हुआ है, कोई भी पीस में नहीं रह पा रहा। तो साथ में पीस में रहने के लिए ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है। फिर एक हमारे देश का नेशनल डेंगू डे है आज। डेंगू क्या है? डेंगू डे। डेंगू डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि अब आज से ही क्या हो जाएगा? वैसे तो इस साल जल्दी आ गया मॉनसून, है ना? इस साल जल्दी आ गया मॉनसून, तो केरला में आज मॉनसून हिट कर गया। तो अब धीरे धीरे पूरे देश में मॉनसून आएगा। तो मॉनसून के समय पे क्या होता है? मच्छर बहुत पैदा होते हैं, है ना? कौन से वाले मच्छर? एंडीज एगिप्टी। इससे क्या होता है? एंड एडीज एगिप्टी, एडीज एगिप्टी मच्छर से क्या होता है? डेंगू होता है। और एनोफिलिस मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। ये किस तरह की डिजीज है? ये वायरल डिजीज है। और वो कैसी है? मलेरिया कैसी है? मलेरिया पैरासिटिक है, वो पैरासाइट से होती है, ये वायरस से होती है। इस वायरस का क्या नाम है? डेंगू वायरस। और पैरासाइट का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, शिविर आने लगते हैं, हड्डियां कांपने लगती हैं। आप कितनी भी चादर ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, आपको ठंड लगती रहेगी क्योंकि वो ठंड अंदर से आती है। ठीक है। और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हाई फीवर, प्लेटलेट्स डाउन हो जाना, डेंगू के, है ना? डेंगू के अंदर क्या डाउन हो जाते हैं? ब्लड प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन हो जाता है। तो दोनों ही खतरनाक है। अंतर ये है, डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, मलेरिया का रात में काटता है ना? ये इसको बोलते हैं, डेंगू को बैकबोन फीवर भी बोलते हैं और मलेरिया को मार्स फीवर बोलते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एग्जाम में होते हैं। ठीक है, बीमारियों से सवाल आते ही हैं। और वायरसेस पूछते हैं, अलग अलग वायरस पूछते हैं, किस तरह की डिजीज है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल बीमारियां जो है उनके, या बहुत ज्यादा कोई वायरल बीमारी है, जैसे वायरल बीमारी वैसे नहीं, वायरल वाली, वायरस वाली, वायरल वैसे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई है या बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई है ना? जैसे कोरोना वायरस से 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछे क्लैट ने, 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछे। और मैं बताऊं, उन 2 सालों में सिर्फ कोरोना वायरस आया एग्जाम में, दो दो तीन तीन पैसे सिर्फ कोरोना वायरस से। 2020 2021 ये दोनों पेपर उठा के देखना। 19 20 नहीं, 20 21, हाँ 20 21 में। क्या उस टाइम पे लॉकडाउन था? पेपर तो हुए थे तभी तो, दिसंबर में होने शुरू हुए पेपर। पहले तो होते थे आपके बोर्ड्स के बाद। ठीक है, और कोविड-19 की वजह से उस साल एंट्रेंस इनको जल्दी कराना पड़ा, दिसंबर में। तो दिसंबर में फिर ये प्रथा चालू हो गई कि फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर क्लैट होगा। तो फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर क्लैट होने लगा। ठीक है। एक ये सब लोगों को पता ही था, हम लोग कितने दिनों से डिस्कस करते आ रहे थे, इलेक्शंस खत्म होंगे और पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना? उसका कारण हम सबको मालूम है। वेस्ट एशिया के अंदर जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से 3 रुपए लीटर पेट्रोल और 3 रुपए लीटर डीजल के ऊपर बढ़ा दिए। अब ये जो बढ़ा है ये भी कम है, ये भी अभी हम देखेंगे क्यों कम है। लेकिन इस बढ़ने का असर क्या पड़ेगा, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके ऊपर पड़ेगा, क्या क्या समस्या आ गई, क्यों बढ़ाने पड़ गए? जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे बीपीसीएल है, आईओसीएल है,
ठीक है, इंडियन ऑयल आप लोग सुनते होंगे, भारत पेट्रोलियम आप लोग देखते होंगे, बीपी का वो लगा रहता है, तो वो बीपीसीएल है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये तो सारी पीएसयूज हैं। इसके अलावा भी रिफाइनरी रिफाइनरी कंपनीज हैं, प्राइवेट भी है। ठीक है, अडानी की हैं, रिलायंस की हैं, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब बाहर से ऑयल को लाते हैं, रिफाइन करते हैं और बेचते हैं, ये इसका काम है। ठीक है, अब बाहर से जब ऑयल ही महंगा आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, पैसे होते हुए भी नहीं आ पा रहा है, क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड ईरान खोलता है तो यूएसए लगा देता है। मतलब ईरान अगर किसी शिप को जाने दे रहा है तो उसको यूएसए नहीं जाने दे रहा, जिसको यूएसए जाने दे रहा है उसको ईरान नहीं जाने दे रहा। तो दोनों तरफ से बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके शिप्स अभी वहां से जा रहे हैं, जैसे चाइना के जा रहे हैं। तो चाइना को इस समय बहुत बड़ा लिवरेज मिला हुआ है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो क्या होगा, हमारी ऑयल कंपनीज के ऊपर प्रेशर आएगा। अब देखो, जो ऑयल, मतलब एग्जाम्पल के लिए, जो ऑयल एक्चुअली पड़ ही 100 रुपए का रहा है, उसको अगर हम 90 रुपए का बेचें तो 10 रुपए का नुकसान है। इसको बोलते हैं क्या? अंडर रिकवरी। ऑयल मार्केट में, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। ये अंडर रिकवरी है। इस अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए क्या किया है, ये पैसे बढ़ाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे कॉमन सिटीजन के ऊपर? तो हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। हालांकि अगर हम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ेगा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये समस्या की बात है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा कि डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सीपीआई पे अभी उतना असर नहीं आया, लेकिन डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, उसका इंक्रीज लगभग 8.3% पे है ना। और जो सीपीआई है वो 3.4% पे है। तो ये सीपीआई के ऊपर जब असर आएगा, यानी कि अभी बिजनेसेस जो है लॉस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? बिजनेसेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस खरीदते हैं होलसेल में। हम लोग थोड़ी ना होलसेल, हम लोग रिटेल में खरीदते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि बिजनेस भी कब तक ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर ये वेस्ट एशिया का कंफ्लिक्ट, अगर क्या ये वेस्ट एशिया का कंफ्लिक्ट लंबा चलेगा, ठीक है, तो ये लंबा चलेगा और वो ट्रिकल डाउन होगा। क्या ट्रिकल डाउन होगा? जो लॉसेस हैं, जो घाटा हो रहा है कंपनीज को, बिजनेसेस को, वो ट्रिकल डाउन होगा किसके तक? कंज्यूमर तक ट्रिकल डाउन होगा और चीजें महंगी होंगी। ठीक है, फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? डीजल महंगा हो जाएगा, वैसे ही फर्टिलाइजर महंगा हो चुका है। फर्टिलाइजर और महंगा हो जाएगा अगर ये वॉर लंबी चलती है। 3,000 रुपए की बोरी पे अभी सरकार को कितनी, 2,700 रुपए के आसपास सब्सिडी देनी पड़ रही है। हालांकि एग्जैक्ट कॉस्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा मैंने देखा था कि 300 रुपए की वो बोरी खरीदते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी की फोटो लगी रहती है, डीएपी की, जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी जो होता है। ठीक है, तो वो डीएपी जो है उस पे सरकार को बहुत हैवी सब्सिडी देनी पड़ रही है, और महंगा होगा तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने मार्जिनलाइज्ड एग्रीकल्चर के ऊपर, मार्जिनलाइज्ड फार्मर के ऊपर वो प्रेशर हम नहीं डाल सकते, इंडिया नहीं डाल सकता। क्योंकि अगर वो प्रेशर डाला, ऊपर से सुपर अल्नीनो आ रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल चरमरा जाएगा। तो रूरल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वहां का कंजम्पशन गिर जाएगा। कंजम्पशन गिरने से फिर वो विशियस साइकिल चालू हो जाएगा कि कंजम्पशन गिरा, मैन्युफैक्चरिंग कम करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कम करनी पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फर्दर कंजम्पशन नीचे आएगा। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? सरकार को पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा इस साइकिल के अंदर, इस विशियस साइकिल से बाहर निकालने के लिए इकोनॉमी को। ठीक है, वो आरबीआई के इतने सारे मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। उन मैकेनिज्म से आरबीआई क्या करता है? इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट ने भी अभी 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करी है पेट्रोल डीजल के ऊपर। और करंट अप्रोच अभी जो अप्रोच है वो है कि हम ओएमसीज को बचा लें, अपनी कंपनीज को बचा लें, है ना। अभी कंज्यूमर को बचाने की अप्रोच, अभी तक तो वैसे कंज्यूमर को ही बचा रहे हैं। अब देखो एक ये चीज और है कि जो हमने ये 3 रुपए बढ़ाया है, इससे रिकवर कितना हो जाएगा पैसे? मात्र 4,449 करोड़, 4,449 करोड़ रुपए इससे क्या होगा? रिकवर होगा। जबकि लॉस हमने पढ़ा था, कितना हो रहा है लॉस? 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है इंडिया की।
हाँ तो फ्यू वही मैंने बढ़ाया ना कि वही मैंने बताया कि अभी उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। मतलब अगर हमें घाटा कम करना है कंपनीज का, तो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। यानी कि अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एकदम से अगर बढ़ा देंगे तो फिर जनता आक्रोशित हो जाएगी ना, जनता को गुस्सा आएगा, फिर आंदोलन होंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। डीजल के रेट बढ़ते ही जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई करते हैं, वो स्ट्राइक पे आ जाएंगे कि हमें हमारा भी वो बढ़ाओ, है ना, क्योंकि फायदा उनको कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जुडिशरी के लिए मैंने एक मेंस का क्वेश्चन निकाला है। आप लोग भी जैसे आप लोग भी इसको इग्नोर मत किया करो, जुडिशरी वाले क्वेश्चंस को लिखो भले ही मत, लेकिन इसके बारे में सोचा जरूर करो कि किस तरीके से इसका आंसर, मतलब इसका आंसर जो है वो कैसा होना चाहिए। ये जब सोचोगे ना तो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। और जो क्लैट है वो यही मांगता है कि, वो ये नहीं मांगता कि आपने बहुत ज्यादा रट रखे हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स तो वो पूछेगा ही। अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 2 क्वेश्चन फैक्ट्स पे होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन किस पे होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे आपके थॉट प्रोसेस कितना डेवलप्ड है उसके ऊपर। तो सोचा जरूर करो, और हो सके तो बुलेट पॉइंट्स लिख दिया करो, बढ़िया, है ना। डिस्कस द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस रेगुलेशन इन इंडिया विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, फिर हम एग्रीकल्चर पे भी इस पे डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मार्गदर्शी और किसरी। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे इसके अंदर कि ऑयल इन्फ्लेशन क्यों है। ठीक है, ऑयल इन्फ्लेशन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट क्या होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हाउस होल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और इन सबको डिस्कस करते हुए फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं पूछा हुआ। मार्गदर्शी मैंने आपका जो क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें यही दिक्कत थी कि क्वेश्चन पूछा हुआ जो है आपने वहां से शुरू नहीं करा आंसर को। जुडिशरी में हमको ऐसे नहीं करना। जब हम जुडिशरी का पेपर कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं हम, जिसमें रिटन एग्जाम है, जिसमें हमको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, उसमें हमको यूनिवर्सिटी वाले आंसर नहीं लिखने। कि ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया तो ब्रिक्स का पूरा इतिहास बता दिया। टू द पॉइंट आंसर लिखना, उतनी जगह ही नहीं होती, उतना समय ही नहीं होता कि आप वहां पर कहानियां लिखो। टू द पॉइंट आंसर। जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर ही आपका सेकंड पेज पे था, और जबकि पहले एग्जामिनर को देखते ही, आंसर देखते ही अपने क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपका आंसर। क्वेश्चन जैसे ही देखे आपका आंसर मिल, उसको आंसर मिल जाए क्वेश्चन का, आपने अंडरलाइन किया हो मेन पॉइंट्स को, है ना, हेडिंग बनाई हो, तो क्या क्या पढ़ेगा? वो सिर्फ हेडिंग पढ़ेगा, सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेगा, नंबर देगा। ठीक है। और अगर हम पहले से कहानी बनाते चले जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ब्रिक्स ऐसे बना था, वैसे बना था, फिर उसके बाद ब्रिक्स, हमने क्या पूछा कि ब्रिक्स के सामने चैलेंजेस क्या है, और हम ब्रिक्स का इतिहास बताने लगे, फिर चैलेंजेस पे आए, तो ये नहीं चलेगा इस वाले एग्जाम में। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम अलग तरीके से आंसर लिखते हैं। हाँ जी। अगर मार्क्स अगर डिडक्ट करे जाएं तो कितने अप्रॉक्स बैठेंगे आउट ऑफ 10? मार्क्स डिडक्ट क्या करे जाए, आपने जो आंसर लिखा है मैं उसमें मार्क्स अभी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, मार्क्स इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो जितना लिखा जाना चाहिए आपने उससे 2 गुना आंसर लिखा है, तो इतना तो आपके पास पेज ही नहीं होगा लिखने के लिए। इसीलिए मैं अभी उसमें मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। अभी आप कम से कम 8-10 आंसर लिखो बिना सोचे कि क्या मार्किंग होगी। बिना सोचे लिखो, और कोशिश करो टू द पॉइंट लिखो, बहुत लंबा लिखने, वहां पेजेस भरने के नंबर नहीं है, वहां टू द पॉइंट होने के नंबर है, और प्रिसाइज लिखने के। ठीक है, मैक्सिमम 200 वर्ड मिलेंगे आपको आंसर लिखने के लिए। 200 वर्ड कितने होते हैं? 1.5 पेज होते हैं। आपने मुझे 3 पेज का आंसर लिख के दिया है। ठीक है, तो आपने डबल से ज्यादा लिखा है। ठीक है, तो उसको छोटा करो आंसर को, तब उस पर हम इवेल्युएशन करेंगे कि उसमें कंटेंट, कंटेंट ठीक है, जो लास्ट में कंटेंट अगर मैं देखूं तो वो ठीक है, कंटेंट खराब नहीं है, कंटेंट आपने उसमें डाला हुआ है, लेकिन वो सही से नहीं आ रहा। शुरू से कैसे आना चाहिए? हमें फर्स्ट पेज पे आंसर चाहिए। ठीक है, ओके सर। देखो मैंने आपको शुरू में बताया कि मानसून आ गया, मानसून हिट कर गया 26 मई को, और आईएमडी ने इसको कंफर्म भी कर दिया, कहाँ पे? केरला पे। ठीक है, मानसून क्या होता है? व्हाट इज मानसून, कोई बता सकता है? मानसून क्या होता है?
जब बारिश का मौसम आ जाए तो उसे मानसून कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बारिश हो रही थी, मानसून था क्या? जी मार्गदर्शी जी, मानसून क्या होता है? सर रेनफॉल का जब पीरियड शुरू हो जाता है तो कंटिन्यू पीरियड जो होता है, लाइक इन किसका मई जी? जुलाई अगस्त। और ऐसे बोलते हैं ना जैसे सीजन आ गया है बारिश का। ओ, अ, दिव्या जी, दिव्या नाम है ना आपका? यस सर। हाँ बताओ क्या होता है मानसून? सर जैसे कि फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो बारिश रह जाती है उसे हम मानसून कहते हैं। मानसून, देखो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको बोलते हैं मानसून टाइम ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। क्यों बोलते हैं इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन? क्योंकि जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। जब गर्मी का सीजन होता है, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जमीन गर्म हो जाएगी। लेकिन समुद्र उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। लो प्रेशर बेल्ट बनेगी तो क्या होगा? जोर से बोलो। फिर हवाएं आ जाएंगी। हाँ, जब यहाँ पर लैंड के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट बनेगी तो क्या हो गया, हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी। हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी तो जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएगी तो हाई प्रेशर बेल्ट से हवा आएगी। इसको बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून। जब इधर से आता है केरला में, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, ठीक है। ये जो सडन रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो हो गया ना, हवा जो पहले जमीन से समुद्र की तरफ चल रही थी, क्योंकि समुद्र पे लो प्रेशर बेल्ट था, जमीन पे हाई प्रेशर बेल्ट था, वो रिवर्स हो गया सडनली। क्यों हो गया रिवर्स? क्योंकि प्रेशर बेल्ट रिवर्स हो गए। तो यहाँ पर हवा चलने लगी केरला में, यहाँ पे केरला में, मुंबई में, इस साइड में क्या आ गई, बारिश आ गई। ठीक है, यहीं से हमारा मॉनसून ऑनसेट होता है, शुरू होता है केरला से। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मॉनसून इंडिया में कहाँ आता है, तो केरला में आता है। फिर आती है एक हवा यहाँ से भी तो जमीन की तरफ चलेगी, तो ये जो हवा आ रही है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ से ये दोबारा पानी भर लेते हैं बे ऑफ बंगाल से। ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है ना। तो एक मॉनसून के दो ब्रांचेस हो गए, कौन सा, साउथ वेस्ट मॉनसून और साउथ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे यहाँ जो मॉनसून आता है ये वाला आता है, यहाँ से बंगाल से आना शुरू होता है, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब होते हुए यूपी, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल, और ऊपर जो हमारे हिमालयाज हैं, शिवालिक है, ग्रेटर हिमालयाज, शिवालिक, लेसर हिमालयाज, फिर उसके ऊपर जास्कर, और उसके नीचे पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये सारी सीरीज याद रखनी होती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये हवाएं जब इससे टकराती हैं, हिमालय से टकराती है, तो वो यहाँ पर बारिश करना शुरू कर देती है। इसी को बोलते हैं हम मानसून आ गया। ठीक है, तो इस साल मानसून कैसा रहने वाला है कम रहने वाला है। जल्दी आ गया, और जल्दी आने का मतलब ये नहीं है कि बारिश ज्यादा होगी। जल्दी आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होगी या कम होगी किस पे डिपेंड करता है, वाटर करंट्स पे या हीटिंग ऑफ ओशंस पे। बताओ जी, किसा जी, मार्गदर्शी। बारिश कम होगी या ज्यादा होगी किस चीज पे डिपेंड करेगा? जी दिव्या जी। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन कुछ नहीं है आपके पास, आपको बताना है कि इंडिया के अंदर देखो बारिश तो होगी ही होगी हर कहीं ना कहीं,
इंडिया के अंदर मॉनसून में बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, किस चीज पे डिपेंड करता है? सर जितना मेरे को याद है आपने बताया था जो पैसिफिक ओशन या फिर जो ओशन से एवापरेट होते हैं तो वार्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेस विंड्स होती हैं, वार्म विंड्स आती हैं, तो उसकी वजह से इंडिया में मॉनसून कम होगा। वार्म क्या हो जाएगा? क्या चीज वार्म हो जाएगी? ओशन वार्म हो जाता है, कहाँ का? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, ये एकदम सटीक आंसर है कि पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है। पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है मतलब ये एक तरीके से आप ये समझो, मैंने उस दिन ही बताया था, ये एक तरीके से क्या है, जैसे हम बाल्टी में पानी भर के खेलते हैं, तो बाल्टी को एक तरफ से उठाया तो पानी पहले एक तरफ इकट्ठा होगा, फिर उधर से टकरा के वापस आएगा, फिर इधर इकट्ठा होगा, फिर वापस जाएगा, उधर इकट्ठा होगा। तो अभी गर्म पानी कहाँ? चिली और पेरू के तट पे इकट्ठा हो रहा है, और ये इतना तेजी से गर्म हो रहा है कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है सुपर अल्नीनो। सुपर अल्नीनो एक तो हो गया अल्नीनो, जब पानी गर्म हो जाए, कहाँ का? पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन का गर्म होगा तो यहाँ का ठंडा हो जाएगा, यहाँ का ठंडा होने से क्या होगा? यहाँ का और यहाँ का ठंडा हो जाएगा, यहाँ का ठंडा होने से क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होने से क्या होगा? बारिश कम आएगी। ठीक है, हीट वेव्स ज्यादा आएंगी, हीट वेव्स ज्यादा आएंगी, बारिश कम आएगी। और इस साल क्या है? सुपर अल्नीनो है, तो एकदम सूखा पड़ने का अंदेशा है कि इंडिया में सूखा पड़ सकता है। अभी वाली बारिश से खुश मत हो, ये जो बारिश हो रही है इस टाइम पे, ये बारिश नहीं है, ये बारिश वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से है, मानसून की वजह से नहीं है। ठीक है, मानसून किससे इफेक्ट होता है? अल नीनो से। और जिस साल ये पानी गर्म पानी यहाँ तक आ जाता है, ये पूरा वाटर करंट बन के इधर आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड, इंडिया, इधर मोजाम्बिक, मडागास्कर में अच्छी बारिश होती है, उसको बोलते हैं ला नीना। ला नीना में बारिश आएगी और अल नीनो में बारिश जाएगी, ये चीज ध्यान रखो बस। इससे कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। कैसे? जब बारिश जाएगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है, इसीलिए मॉनसून हमारे यहाँ जरूरी है इंडिया के अंदर, यही इंपॉर्टेंस है मॉनसून की। बाकी अल्नीनो वगैरह सब मैंने आपको इसमें बता दिया, कैसे मॉनसून क्या होता है, कैसे आता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक जो फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, तो इंडिया के अंदर ही लाइक करती है मासिनराम। ठीक है, पहले किसी जमाने में चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हालांकि ये ट्विन सिटीज है, आसपास ही है, मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में पड़ती है। ठीक है, अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक फैक्ट है। अब इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी रोबस्ट है, और इसका यूज, इस फैक्ट का यूज आप लोग इस साल जब एग्जाम लिखेंगे, मेंस का एग्जाम लिखेंगे, तो उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होगा, इस फैक्ट का जिक्र करते हुए आप इंडियन इकोनॉमी को बता सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, डिस्पाइट द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय वेस्ट एशिया वॉर। जो भी वॉर चल रही है उसकी वजह से जो डिसरप्शंस आए हैं, किस चीज में? सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, एनर्जी फ्लो डिसरप्टेड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्टेड है, बहुत सारी जगहों पर क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बंद पड़ी हैं, जैसे कांच की इंडस्ट्री बंद पड़ी है इंडिया के अंदर, है ना, काफी कम काम हो गया है उसके अंदर। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है ना, तो अभी नहीं आ पा रही है। अब देखो हमने क्या बढ़ाया अपना, हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट देखो कितना ज्यादा बढ़ा दिया,
14%। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जिसमें इंडिया को हमेशा कमजोर माना जाता है कि हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा ये माना जाता है इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। देखो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 38.3 बिलियन अप्रैल 2025 में, और अप्रैल 2026 में 43.6 बिलियन, 14% का राइज। इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, दिस इज फिनोमिनल फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। सर्विस इंपोर्ट हमने कम किया है स्लाइटली, सर्विस इंपोर्ट को हमने कम किया है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, $65 बिलियन से $71 बिलियन हो गया। अच्छा खासा बढ़ा है, $6 बिलियन के आसपास बढ़ा है। ठीक है। और देखो, सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है 13.4% तक। सर्विस में तो हम लोग हैं ही दुनिया में जाने माने देश। एक्सपोर्टर कौन है सर्विसेज में? सर्विसेज में राजा इंडिया, किंग है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सस्ता लेबर है ना, इसलिए। तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 30% कम हो गया हमारा। तो सीएडी जो है वो कम हो गया। ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ? ये जादू हुआ जिसकी हम लोग बात करते हैं अक्सर, कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंपोर्ट अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इंडिया ने वही किया, हमने वही किया कि हमने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया। हमने अपने एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। कैसे? यूएस ने हमारे ऊपर क्या लगाया, टैरिफ लगाया, बोला कि तुम्हारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये हो गया कि हम उसको एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर महंगा सामान बिकेगा हमारा, है ना। तो हमने बहुत सारे एफटीए किए, एफटीए किया न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मिडिल ईस्ट में यूएई के साथ आज हुआ है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एफटीए किया, है ना, बहुत सारे एफटीए करे, ताकि हम क्या कर सके, अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर सके। और उसी कड़ी में हमने देखो तंजानिया, वियतनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका के साथ 215% हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया। सिंगापुर के साथ 179%, बांग्लादेश के साथ 64% डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, वियतनाम में 53%, तंजानिया में 158%। यानी कि हम अफ्रीका को भी टच कर रहे हैं। हम अफ्रीका के अंदर जो मार्केट है उसको भी टैप कर रहे हैं हम। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज को टैप करना ये जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो हमारे लिए एक्सपोर्ट हब माने जाते थे कि हम वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट हब तो उसको बोलते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है। वैसे तो हम लोग जिसको ये मानते थे कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फायदा होगा, यूएसए हो गया, है ना, यूएसए जिसमें सबसे बड़ा इंपोर्टर है हमारे सामान का, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सब हम यूएसए को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसमें एक और चीज निकल के आ रही है कि लोग कह रहे हैं दिस इज चाइना +1, लेकिन इस टर्म को हम एग्जाम में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमारी सरकार को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, ये जो वॉर है ये अपॉर्चुनिटी है। मोदी जी ने भी कहा था ना, आपदा में अवसर ढूंढने के। तो ये उस तरीके की आपदा है जिसमें हम लोग अवसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बन सकते हैं, चाइना के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट है। किस चीज को लेके? मैन्युफैक्चरिंग को लेके। टेक्नोलॉजी होगी यूएसए के पास, जर्मनी के पास, फ्रांस के पास, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, जिस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है कहीं नहीं होती। ठीक। डिजाइन, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो डिजाइन यूएसए का बेस्ट है, एनवीडिया का बेस्ट है। जो उसका क्वालिटी है वो सबसे अच्छी एनवीडिया की है, यूएसए की। लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, प्रोसेसिंग कहां से हो रही है, चाइना से। तो इंडिया उसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि दुनिया की डिपेंडेंसी जैसे जैसे चाइना के ऊपर बढ़ रही है, चाइना भी तो उसको लेवरेज की तरह यूज कर रहा है पूरी दुनिया में, है ना। चाइना भी तो यूएसए के साथ डील करने में या किसी भी देश के साथ डील करने में, वो सेमीकंडक्टर की डील्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की जो डील है उसको एक लेवरेज पॉइंट की तरह यूज कर रहा है, धमकाने के लिए कि हम तुम्हारा बंद कर देंगे। तो ऑल्टरनेटिव दुनिया ढूंढेगी, इंडिया कैन बी ऑल्टरनेटिव, इसीलिए कह रहे हैं चाइना +1। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर बनने चाहिए, और
वो देखने पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट उसको किस तरीके से यूज करती है, किस तरीके से लेके आती है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है, लोअर ट्रेड डेफिसिट हो गया हमारा, सर्विस सेक्टर हमारा स्ट्रेंथ है, आईटी, ये हम लोगों को सबको पता ही है। नेगेटिव क्या होगा? ऑयल प्राइस की जो वोलेटिलिटी है, जो स्ट्रेट, अब ऑयल प्राइस का ऐसा नहीं रह गया ना कि आपके संबंध मैटर कर रहे हैं किस देश के साथ कैसे है। अब तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, क्या उस जगह से ऑयल आ भी पा रहा है या नहीं, पैसे पैसे मैटर नहीं कर, पैसे लेके खड़े हो, आ ही नहीं पा रहा है तो कैसे खरीद लोगे, है ना? शिपिंग रिस्क है, ये सारी चीजें रिस्क तो बढ़ ही रही है। इंडिया ने यूए के साथ क्या कर लिया? डिफेंस पैक, एनर्जी पैक और बहुत सारे पैक, कॉम्प्रिहेंसिव डील कर लिया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है इंडिया और यूएई ने। ठीक है, अब इसके अंदर किस किस चीज के ऊपर डील हुई है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी, एलएनजी, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। देखो यहां से कितनी सारी चीजें निकल के आती हैं इस एक पैक्ट से। जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में यूएई एक न्यूट्रल माना जाता है कि ये न्यूट्रल ग्राउंड है। तो एक, क्योंकि अभी जो वॉर हुई उसके अंदर भी यूएई ने कोई हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, है ना, यूएई के बेसिस का, जबकि यूएई के ऊपर ईरान ने हमला किया, मिसाइल मारे, लेकिन यूएई ने हमला नहीं करा। क्यों? क्योंकि यूएई कैसा रहना चाहता है? यूएई न्यूट्रल रहना चाहता है। वो यूएसए को भी साथ में लेके चलना चाहता है, ईरान को भी साथ में लेके चलना चाहता है, जैसे हम, कि हम इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में क्या बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, इसीलिए यूएई हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन तो हम लोग अच्छा कर ही सकते हैं। एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर एनर्जी ही क्या क्या नहीं हो रही है, एनर्जी ही सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से फ्लो नहीं हो रही है। एनर्जी है लेकिन आ नहीं पा रही है, एलएनजी आ नहीं पा रहा है, पेट्रोलियम आ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है एलएनजी सप्लाई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। हमने यूएई के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अपना रिजर्व कहाँ बनाएंगे हम? यूएई के अंदर बनाएंगे पेट्रोलियम रिजर्व, जिससे कि अगर ऐसा कोई डिसरप्शन होता है तो उस समय पर हम उस रिजर्व को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देखो और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अभी हमारा डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, सबके ऊपर क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गई। 2015 तक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, उससे पहले 2000 से पहले हम इकोनॉमिक पार्टनर थे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछता ये सब चीजें, है ना। द यूएई वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। और डिफेंस के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर बढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो मैंने आपको बात बताई, कहाँ बनाएंगे हम? आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ साइन हुआ है एमओयू, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 85% ऑयल क्या करते हैं? 85% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी अगर हमको अपनी बना के रखनी है, एनर्जी सिक्योरिटी बना के रखनी है, तो ऑयल जरूरी है। ऑयल जरूरी है तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यूएई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन डायस्पोरा 3 मिलियन के आसपास, वहां पे हमारा 30 लाख लोग रहते हैं यूएई में। वहां से रेमिटेंस आता है हमको, तो इंडिया की कमाई होती है, सीएडी कम होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होता है, क्योंकि वहां से लोग पैसा भेजते हैं इंडिया में। कमा वहां रहे हैं लेकिन यहाँ परिवार है उनका, तो परिवार को पैसा भेजेंगे ना, तो उसको बोलता है रेमिटेंस। ठीक है, इसके अलावा I2U2 ग्रुप के साथ भी ये अलाइन होता है। मतलब I2U2 ग्रुप क्या है? I2U2 है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, I2U2 ग्रुप। तो I2U2 ग्रुप को भी क्या क्या मिलती है इससे, इस पार्टनरशिप से? मजबूती मिलती है, उस तरफ हम लोग और मजबूत होते हैं। ठीक है, एक आप लोगों को पता ही है, वैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो स्टार्टिंग से कैसी रही है? नॉन अलाइंड रही है। नॉन अलाइंड यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब हम 1947 में आजाद हुए तो हम लोग नॉन अलाइंड हो गए, ना हम यूएसए के साथ अलाइंड थे, ना रशिया के साथ अलाइंड थे।
फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग क्या हो गए, क्योंकि सबके साथ हमको रहना है इसलिए हम लोग क्या हो गए, मल्टी अलाइंड हो गए, सबके साथ बिजनेस करना है, सबके साथ ट्रेड करना है। तो हम लोग यूएसए के साथ भी और रशिया के साथ भी, हम लोग दोनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान इसराइल, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्यों ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चाबहार पोर्ट, आईएनएसटीसी, पेट्रोलियम, ठीक है, और कल्चरल फ्रेंड तो है ही। इसराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वेपन्स, आईमैक, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो हाइफा पोर्ट जो है वो कहां पर है? इसराइल के अंदर है, और हाइफा पोर्ट आईमैक में ही आता है, आईमैक के रूट में हाइफा पोर्ट भी आता है, तो इसराइल से होके जाता है। और आईएनएसटीसी की बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो वो ईरान से होके जाता है। तो दोनों ही देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए। सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमको अच्छे रिलेशन बनाने, यूएई के साथ भी बनाने, जबकि सऊदी अरेबिया और यूएई की आपस में बनती नहीं है। आप लोग देखो साउथ सुडान का अगर आप एग्जांपल लो, तो जो अरब्स है उनको कौन सऊदी फंड करता है, और जो वहां पर अफ्रीकन है उनको फंड करता है वो यूएई। दोनों अलग अलग पार्टीज को फंड करते हैं वहां पे। तो वहां उसको एक समय पर इन्होंने अपना बैटल ग्राउंड बना रखा था, सऊदी और यूएई ने, ठीक है। अब ट्रम्प शी समिट चल रही है ना, ट्रम्प शी समिट हो गई, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ट्रम्प शी टॉक 2026 की, इसके अंदर इन्होंने किस चीज के ऊपर बात की, दोनों ही साइड क्या कह रही हैं। कह रहे हैं कि भाई हमने ट्रेड डिस्प्यूट्स अपने खत्म कर लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो गई, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट की बात हो गई, एविएशन डील की बात हो गई, रेयर अर्थ इश्यूज की हमारी बात हो गई। रेयर अर्थ जो ब्लॉकेट लगा रखा था रेयर अर्थ की सप्लाई के ऊपर चाइना ने, कि यूएसए नहीं जाएगा साहब, तो वो बात हो गई। यूएसए ने ब्लॉकेट लगा रखा था कि हमारे सेमीकंडक्टर चाइना नहीं जाएंगे, वो भी बात हो गई कि सेमीकंडक्टर आएंगे, रेयर अर्थ जाएंगे, ठीक है। तो चाइना ने एक और वादा कर दिया, ताकि हम 200 बोइंग एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे आपके, ठीक है। और क्या कहा कि बीफ इंपोर्ट भी हम लोग शुरू कर देंगे आपके यहाँ से। उसके अलावा सोयाबीन खरीदना शुरू कर देंगे आपसे। यूएसए ही तो चाहता है कि वो सोयाबीन बेचना चाहता है इस टाइम पे, सोयाबीन इंडिया में बेचने की भी कोशिश की हमने, अपने जो फार्मर्स हैं उनको बचाने के लिए सोयाबीन खरीदने से मना कर दिया हालांकि, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हुई, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको G2 भी बोल दिया, G2, G2 यानी कि चाइना और यूएसए, दो ग्रेट कंट्रीज, दो सुपर पावर्स, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर क्यों जरूरी है, ये सब चीजें आप लोगों को पता है कि चाइना डोमिनेट करता है। डिफेंस सिस्टम बनाना है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, कोई मोबाइल बनाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर हमको चाहिए ही चाहिए। और सेमीकंडक्टर कौन बनाता है? यूएसए। और रॉ मटेरियल कौन बनाता है उसका? चाइना, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर वॉर बोला जा रहा है इसको, कि जो एडवांस एआई चिप्स हैं वो चाइना को सप्लाई करने से मना कर दिया यूएसए ने, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट टू चाइना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था जिसके ऊपर चाइना ने कल धमकी दी थी, परसों धमकी दी थी, कल के अखबार में छपी थी वो धमकी, क्या धमकी दी थी? कि अगर ताइवान के इशू में तुमने टांग अड़ाई तो फिर हम कंफ्लिक्ट में आ जाएंगे। और ताइवान ही रिजॉल्व नहीं हो पाया, जो कि अगर देखा जाए एक तरीके से कि ताइवान का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए ने एट लास्ट ये बोल दिया कि ताइवान को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। यूएसए भी झुका नहीं, और चाइना भी पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि ताइवान अब उसको चाहिए ही चाहिए। ताइवान को तो वो शुरू से अपना ही हिस्सा मानता है, चाइना वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी को भले ही यूएसए रिकॉग्नाइज करता हो, लेकिन ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के, ट्रेड रिलेशंस बना के, उनको हथियार बेच के क्या करता है, चाइना की सोवरेनिटी, अगर हम ये माने कि ताइवान चाइना का पार्ट है, तो चाइना की सोवरेनिटी को चैलेंज करता है, क्योंकि चाइना तो ये मानता है ना कि वो मेरा पार्ट है। तो एक तरीके से चाइना के नजरिए से अगर हम देखें तो वो अटैक ऑन सोवरेनिटी ऑफ चाइना है। तो इसीलिए जब तक ताइवान का इशू रहेगा तब तक चाइना और यूएसए के बीच में चीजें रिजॉल्व
हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत मुश्किल है कि चाहे ताइवान के इशू को इग्नोर करके ये लोग ऐसे ट्रेड करते रहे, और ट्रेड ना करें तो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि चाइना और यूएस से जितना पास आएंगे, चाइना यूएस रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा उतना इंडिया के लिए खराब होगा। चाइना यूएस रिलेशनशिप जितने खराब होंगे इंडिया के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को फंडिंग देनी पड़ेगी। किसको? यूएसए को। पाकिस्तान को अभी तक देता है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम चाइना की जेब में, क्योंकि सारा डिफेंस सब कुछ कौन दे रहा है इस टाइम? चाइना दे रहा है। तो इंडिया में अगर फंडिंग लानी है तो चाइना यूएस के रिलेशनशिप हमें खराब कराने पड़ेंगे। तो ये मतलब ये जियो पॉलिटिक्स है, ये चलती रहती है, इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हल्का सा समझ। एक ये जब भी शशि थरूर आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लैट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को आज पढ़ेंगे एकदम आराम से, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे क्या कहना चाहते हैं। कह रहे द पास्ट डिकेड हैज कोलैप्स्ड द ओल्ड बाउंड्री बिटवीन इकोनॉमीज एंड जियोपॉलिटिक्स। इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के बीच में जो बाउंड्री थी उसको क्या हो गया, वो अब बाउंड्री खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज करने लगे हैं। पूरी दुनिया यूज करने लगी है ना। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विच सप्लाई चेन, ट्रेड रूट, एनर्जी कॉरिडोर एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हैव बिकम द रियल बैटल ग्राउंड ऑफ पावर। आजकल धमकी किस चीज पे हो रही है? ट्रेड रूट डिसरप्शन पे। जैसे ईरान ने ट्रेड रूट बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, उसको कैसे यूज कर रहा है वो? जियो पॉलिटिकल प्रेशर की तरह यूज कर रहा है बाकी दुनिया के ऊपर, है ना। तो उसके अलावा हम देखें सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया। सप्लाई चेन के ऊपर किसका कब्जा है? अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, चाइना का कब्जा है। तो चाइना ने उस सप्लाई चेन रेजिलियंस को कैसे यूज किया? यूएस के अगेंस्ट प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज किया कि हम तुम्हारे यहाँ रेयर अर्थ नहीं पहुंचने देंगे। यूएस ने क्या किया? यूएस ने सेमीकंडक्टर पे रोक लगा दी कि हम तुम्हारा सेमीकंडक्टर नहीं भेजेंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। What once belonged to corporate strategy decks is now daily fare of national security briefings. बिजनेस की बात कंपनीज करती थी, अब कहां हो रही है बिजनेस की बात? अब बिजनेस की बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स में, क्योंकि बिजनेस भी क्या बन गया है अब? जियोपॉलिटिकल टूल बन गया है। ठीक है, टैरिफ्स behave like sanctions, semiconductor alliances resemble defense pacts। टैरिफ को कैसे यूज किया जा रहा है? टैरिफ कैसा दिख रहा है आज? यूएस कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा 100%, 50%, 150%। तो वो कैसा लग रहा है? सैंक्शंस की तरह लग रहा है। और जबकि टैरिफ होते किस लिए थे? टैरिफ होते इसलिए थे, टैरिफ होने का पर्पज क्या था? कि हम अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और अब कैसे यूज हो रहा है? पनिशमेंट की तरह यूज हो रहा है। कह रहा है कि तुमने अगर रशिया से तेल लिया तो 25% टैरिफ लगा दूंगा। ये कैसे यूज हो रहा है? पनिशमेंट, प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज हो रहा है ना। सेमीकंडक्टर अलायंस रिजेंबल डिफेंस पैक्ट, सेमीकंडक्टर अलायंस बन रहे हैं। जैसे पैक्स सिलिका हुआ, पैक्स सिलिका एक हुआ था ना अभी, जिसमें लास्ट में इंडिया को बुला लिया था फिर उन्होंने अमेरिकन ने। पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर्स पे पैक्ट हुआ था 2025 में। आप लोगों ने तब शायद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, तो 2025 में हुआ था। तो उसके अंदर इंडिया को पहले इनवाइट ही नहीं किया यूएसए ने, फिर लास्ट में एट लास्ट फिर इनवाइट कर लिया था। तो पैक्स सिलिका कैसा लग रहा है? पैक्स सिलिका लग रहा है जैसे क्या हो रहा हो? डिफेंस पैक्ट हो रहे हो, जैसे नाटो बन रहा हो। तो इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एंड फ्लो ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कैन टिल्ट इन्फ्लुएंस एज डिसिसिवली एज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट्स वंस डिड। कह रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल फ्लो का जो टिल्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो फ्लो है, उसका जो फ्लो है वो कैसा लग रहा है अब? जैसे पहले किसी जमाने में मिलिट्री ट्रूप्स आते थे,
तो उनका जो भय होता था वैसा भय क्या कौन क्रिएट कर रहा है? क्रिटिकल मिनरल्स का जो फ्लो है वो क्रिएट कर रहा है ना? इन दिस न्यू ऑर्डर स्टेट्स compete not only with armies और आइडियोलॉजीज, केवल आर्मीज और आइडियोलॉजीज से नहीं लड़ना है अब, बट with regulatory regime, infrastructure networks and capacity to anchor global production. अब किससे लड़ना है? सप्लाई चेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क किस चीज का? पोर्ट्स का, रोड्स का, सप्लाई चेन का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी रिजीम और कैपेसिटी टू एंकर ग्लोबल प्रोडक्शन। ग्लोबल प्रोडक्शन को एंकर किसने कर रखा है इस टाइम सेमीकंडक्टर्स के अंदर? चाइना, यूएसए। सेमीकंडक्टर देखें तो यूएसए और रेयर अर्थ देखें तो चाइना, है ना? द फ्यूजन ऑफ मार्केट्स एंड स्टेट क्राफ्ट, एक ये वर्ड इन्होंने यूज किया, स्टेट क्राफ्ट इज नो लॉन्गर अ ट्रेंड, इट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स। द फ्यूजन ऑफ मार्केट, मार्केट यानी कि जो बिजनेस हो रहा है, कहां पे सामान बिकेगा, कहां सामान मैन्युफैक्चर होगा, मार्केट और किसको? स्टेट क्राफ्ट को। क्या कह रहे हैं? इज नो लॉन्गर अ ट्रेंड, इट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ 21st सेंचुरी। तो स्टेट क्राफ्ट क्या है? स्टेट क्राफ्ट है जो भी स्टेट अपने जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए चीजों को यूज, जिस भी चीज को यूज कर रही है उसको स्टेट क्राफ्ट कह रहे हैं। जैसे सप्लाई चेन के ऊपर कब्जा किसका है? सप्लाई चेन रेजिलियंस। या प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली किसकी है ना? तो उस उन चीजों को कैसे यूज किया जा रहा है? अब लेवरेज की तरह यूज किया जा रहा है। 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का रियलिटी है वो, ठीक है? ट्रेड एज ए स्ट्रेटेजिक लेवरेज। दिस शिफ्ट हैज आल्सो एक्सपोज्ड द फ्रेजिलिटी ऑफ older globalization consensus, the belief that trade naturally foster cooperation, the belief that trade naturally foster cooperation and shared prosperity. Increasingly, economic ties are being repurposed as instrument of strategic leverage. पहले ये सोचा जाता था कि अगर किसी देश के साथ हमने ट्रेड रिलेशंस बना लिए तो पीस आई जाएगी, मतलब फिर अल्टीमेटली क्या होगा? फॉस्टर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बन जाएगा दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है? इंक्रीजिंगली इकोनॉमिक टाइज आर बीइंग repurposed as instrument of strategic leverage. स्ट्रेटेजिक लेवरेज की तरह यूज किए जा रहे हैं क्या? इकोनॉमिक टाइज भी। जैसे टैरिफ है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्शंस है, एनर्जी डिपेंडेंसीज है, have become tool though which states attempt to shape the behavior of others. दूसरा कहां से तेल खरीदेगा, कहां से क्या करेगा, उसको बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है? The scramble over critical minerals, the weaponization of independence, with China's curve on the export of rare earth allowing it to flex its muscles against the US state and India. ये जो वेपनाइजेशन हो चुका है किसका? क्रिटिकल मिनरल्स का। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो सप्लाई चेन के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर जो चाइना का कब्जा है, चाइना का मोनोपोली है, उसको कैसे यूज किया है इसने? विद चाइनाज कर्व ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ, रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट को कर्व किया, अलाउइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स अगेंस्ट यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएसए को धमकाने के लिए, मसल्स दिखाने के लिए, अपनी मसल्स फ्लेक्स करने के लिए क्या क्या किस चीज का यूज किया चाइना ने? सप्लाई चेन, बिजनेस, क्रिटिकल मिनरल्स, है ना? एंड देखो, एंड द रिसर्जेंस ऑफ टैरिफ पॉलिटिक्स, रिसर्जेंस ऑफ टैरिफ पॉलिटिक्स। टैरिफ पॉलिटिक्स का फिर से क्या हो गया? रिसर्ज हो गया जब से डोनाल्ड ट्रंप पोटस बना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यूज किया? टू प्यूनिटिव इफेक्ट, प्यूनिटिव इफेक्ट की तरह यूज किया, पनिशमेंट देने के लिए यूज किया इंडिया को कि तुम रशिया से तेल खरीदोगे, हम तुम्हारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है ही, 25% पनिशमेंट टैरिफ है, मतलब एक समय पर था, अब तो कम हो गया।
हाँ वो ऐसे ही बोलता रहता है, कह रहा 500% टैरिफ लगा, कुछ भी कह देता है वो आदमी, उसका कोई भरोसा नहीं है ना। मतलब ये आप समझो कि शुरुआत में लोग ऐसा सोचते थे कि उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकता है वो, लेकिन अब उसके कहने पे लोगों को डर भी लगने लगा, क्योंकि वो जब कहता है वो कर भी देता है ना। तो इसीलिए वो आदमी खतरनाक है। शुरू में वो जिस तरीके की बातें करता था लोगों को लगता था कि नहीं ये करेगा नहीं, सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन वो कर भी देता है। वो हमला करने को कहता है, वो कर भी देता है हमला। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये मत समझो कि वो पागल है, क्योंकि यूएस की पॉलिसी शुरू से ऐसी ही रही है, दूसरे देशों पे कब्जा करो, जहां पे ऑयल है वहां कब्जा कर लो। हालांकि इतना खुल के नहीं थी। अब बस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, इस चीज को खुल के कर रहा है। पहले ये सारी चीजें चुप्पे चुप्पे हो जाती थी, झूठ बोल बोल के हो जाती थी। जैसे सीरिया के ऊपर हमला करना, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना है, लीबिया को बर्बाद करना है, वो सऊदी कह रहा हूँ, सूडान को बर्बाद करना है। तो ये सारी चीजें अंदर 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 ये करते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब खुल के कर रहे हैं, कह रहे हैं सामने से हमला कर रहे हैं। वो पोटस खुद ही वो अपने ट्रुथ सोशल पे वो डाल रहा है कि हाँ हमला करेंगे, ये होगा। तो वो सारी चीजें खुल के होने लगी हैं, बस इतना अंतर है। ठीक है, ऑल अंडरस्कोर हाउ इजीली कॉमर्स कैन बी टर्न्ड इनटू कोअर्जन। कॉमर्स हैज टर्न्ड इनटू कोअर्जन। कॉमर्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोअर्जन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सच एन एनवायरमेंट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज इनसेपरेबल फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या हो गया, इनसेपरेबल हो गई, किससे, नेशनल सिक्योरिटी से। नेशनल सिक्योरिटी अगर हमें मेंटेन करके रखनी है तो हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बना के रखनी पड़ेगी। इकोनॉमिकली हमको क्या होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ये बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा, तभी हमारी क्या बनेगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनेगी, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, एंड कंट्रीज मस्ट navigate a world where prosperity and power are intertwined. Prosperity and power are intertwined. जहां पे पावर है वहीं पे prosperity है। ठीक है, for India this shift has encouraged more pragmatic approach to foreign policy. More pragmatic approach यानी कि हमें practically अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। One that places great emphasis on economic resilience and diversification. तो इसकी बात तो हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, और हम लोग डाइवर्सिफाई कर भी रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है क्लियरली। दिस फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिक्स has created a rare moment in which India's structural strengths align with the world strategic needs. क्या कह रहे हैं कि इंडिया की जो कहाँ चला गया, इंडिया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो अलाइन होती है किसके साथ, वर्ल्ड की स्ट्रेटेजिक नीड्स के साथ। कैसे, एज कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स रीथिंक देयर एक्सपोजर टू द कॉन्सेंट्रेटेड सप्लाई चेन्स, इंडियाज स्केल, स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ट्रेजेक्टरी। किसकी वजह से, इंडियाज स्केल, स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ट्रेजेक्टरी have moved it from the periphery of globalization to the center of boardroom strategies and diplomatic calculations. क्योंकि इंडिया क्या है, अगर दुनिया में किसी को बिजनेस करना है तो वो क्या ढूंढता है, ये जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट हो वहां पर किया जाए। सबसे पहली चीज, स्टेबल इकोनॉमी हो, तो वो स्टेबिलिटी इंडिया प्रोवाइड करता है, वो स्केल इंडिया प्रोवाइड करता है, उस स्केल का मार्केट इंडिया प्रोवाइड करता है, जिस स्केल का मार्केट दुनिया को अभी चाहिए। ठीक है, तो अ कंट्री once viewed in the west as promising but difficult market is now seen as an indispensable node in the diversified global economy. अगर ग्लोबल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, जैसे हमें डाइवर्सिफाई करना है, ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी तो डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफाई करेंगे तो सबसे पहले पायदान पे अब इंडिया खड़ा है, ये समझो। ठीक है, कहाँ चल गया, लार्ज एनफ टू मार्केट, लार्ज एनफ मार्केट है हमारे पास, स्टेबल एनफ ट्रस्ट है, वी आर स्टेबल एनफ टू ट्रस्ट, है ना, ओपन एनफ टू एब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट एट स्केल। स्केल की जो बात की थी, किस स्केल की बात की थी, अरे इधर ध्यान दो भाई,
अरे एक सेकंड, हाँ कर दो, मम्मी को टेक्स्ट कर दो, वो जरूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वी आर ओपन एनफ, हमारा जो मार्केट है ओपन एनफ है किस चीज के लिए, टू एब्जॉर्ब द इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है ना कि पैसा आ जाए और सारे काम हो जाएंगे, पैसे से ही नहीं सारे काम होते, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कंट्री के अंदर। वो कैसे बनेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 shift underpin this new position, first India's domestic reform, डिजिटाइजेशन, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है हमारे देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हुआ है, टारगेट डीरेगुलेशन हुए हैं, हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रिडिक्टेबिलिटी, मेकिंग इट इजियर फॉर ग्लोबल फर्म्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी। तो जैसे जैसे हमने क्या किया है, डीरेगुलाइज की है चीजों, यानी कि डीरेगुलेशन यानी कि रेगुलेशंस की कमी करना, यानी कि जो पहले मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, बेसिकली ये समझो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा, जब हमें 10 जगह 50 जगह जाके क्लियरेंसेस नहीं लेने हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जा रहा है, सिंगल विंडो परमिशंस मिल जा रही हैं सरकार से, इजी परमिशंस मिल जा रही है, इजी लोन अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये, हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उससे क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुआ है, हाईवेज बन गए हैं, बड़े बड़े हाईवेज है, वाटरवेज बन रहे हैं, इसके अलावा पोर्ट्स बन रहे हैं, अभी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको क्या बनाती हैं, एक तरीके से ग्लोबल मार्केट के लिए रेडी बनाती हैं। ठीक है, सेकंड कहते हैं द जियोपॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन अराउंड चाइना हैज क्रिएटेड अ स्ट्रक्चरल डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन इकोसिस्टम। यही चीज मैंने आपको बोली थी अभी कि जो रिकैलिब्रेशन, जियो पॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन हो रहा है, उसमें चाइना क्या बन के निकल रहा है, सेंटर पॉइंट बन के निकल रहा है। और कभी भी जब कोई सेंटर पॉइंट बन के निकलता है तो दुनिया उसके ऊपर निर्भर होती है, दुनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, और दुनिया क्या चाहती है कि उसके ऊपर से डिपेंडेंसी को कम किया जाए। तो डिपेंडेंसी को कम करने के क्रम में कौन आता है, इंडिया आता है ना। तो इसलिए क्या हो सकता है, इंडिया इज one of the few countries with the labor force, political stability and market depth to meet that demand. इंडिया के पास सारी चीजें। थर्ड, इंडियाज ओन स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन हैज एक्सपेंडेड, हमारी खुद की स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन एक्सपेंड हुई है इस दौरान। इट नाउ सीज द ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड सप्लाई चेन डिप्लोमेसी नॉट एज पेरिफेरल टू नेशनल स्ट्रेटेजी। अब हम इसको नेशनल स्ट्रेटेजी के पेरी पे नहीं देख रहे हैं, सप्लाई चेन हो गई, सप्लाई चेन डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है, ये क्या हो गए, नेशनल सिक्योरिटी के सेंटर इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। देखो कितना बढ़िया लिखा है, बट एज सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। जैसे स्टेट क्राफ्ट क्या हो गया, स्टेट के द्वारा यूज किए जाने वाले टूल्स इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, उसको नाम दिया है स्टेट क्राफ्ट। तो स्टेट क्राफ्ट एक अच्छी टर्म है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जाती है तो याद रखेंगे, बढ़िया है ना। द न्यू ऑर्डर एंड इंडिया, नए ऑर्डर में इंडिया का क्या है ये देखते हैं। इन दिस एनवायरमेंट इंडियाज रिलेशनशिप विद मेजर पावर आर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय इकोनॉमिक सिक्योरिटी रादर देन ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिक्स अलोन। पहले सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पे ही निर्भर करती थी क्या चीजें, कि किसी देश के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, और वो चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, इंडिया रिलेशनशिप विद मेजर पावर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर exports are all examples of how India is weaving economic resilience into its foreign policy. फॉरेन पॉलिसी में हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे वीव कर रहे हैं, कैसे उसको इंटरट्वाइन कर रहे हैं हम लोग, बाय सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग ताइवान और वियतनाम, इनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, है ना। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप्स, वियतनाम के साथ अभी करी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप। डिफेंस इंडस्ट्रियल को प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्रियल को प्रोडक्शन हमने रशिया के साथ शुरू किया, उसके अलावा हम डील करना चाह रहे हैं कई सारे देशों के साथ, जैसे यूएई के साथ आज कॉम्प्रिहेंसिव डील हुई, है ना। बोलो।
हाँ हाँ, वही वाला यूएई है, दुबई वाला। ठीक है, कौन सी कंपनी? हाँ, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। हाँ, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो जो पहले चीजें डिजिटली नहीं होती थी, जैसे पेमेंट से लेके चीजों की बुकिंग करना, सप्लाई चेन की बुकिंग करना। अभी क्या है कि आप डिजिटली शिप बुक कर सकते हो, कहीं बाहर भेजना है सामान आपको, तो डिजिटली उसकी बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है। हालांकि वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन है, अवेलेबल है सर्विसेज। ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज वीविंग। ठीक है, दीज आर नॉट मियरली कॉमर्शियल अरेंजमेंट, सिर्फ कॉमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है, दे आर स्ट्रेटेजिक बेट्स ऑन वर्ल्ड वेयर इन्फ्लुएंस फ्लोज टू प्रोडक्शन नेटवर्क्स एंड एज मच एज टू मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस जितना इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को लेके, उतना ही जरूरी क्या हो गया है अब, फ्लो थ्रू प्रोडक्शन नेटवर्क्स, प्रोडक्शन नेटवर्क्स। ठीक है, it is world where Pax Silica complements Pax Americana, but unlike the latter does not require a military partnership. Pax Americana को मिलिट्री पार्टनरशिप की जरूरत है, उसे नाटो की जरूरत है, लेकिन पैक्स सिलिका को किसी मिलिट्री पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया के देशों की नेशनल सिक्योरिटी डिसाइड कर सकता है। ठीक है। At the same time, India must navigate the risk of this new order. Independence can empower, but it can also expose. Interdependence. Interdependence कह रहा है, interdependence can empower. हम किसी देश के साथ उस पे इंटरडिपेंड होके, वो हम पे डिपेंड हो जाए, हम उस पे डिपेंड हो जाए। पैक्स सिलिका बताया था अभी कि सेमीकंडक्टर्स के ट्रेड को लेकर एक पैक्स सिलिका अमेरिका ने शुरू किया था, जिसके अंदर बहुत सारे 22-23 देश थे। ठीक है, तो उसमें इंडिया को भी उसने इनवाइट किया था लास्ट ईयर। तो उसमें वो है पैक्स सिलिका। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन को लेकर पूरा एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, पैक्स सिलिका। ठीक है, तो वहां पर आर्मी की जरूरत नहीं है, मिलिट्री कॉपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पैक्स अमेरिकाना जो यूएन है, जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो दुनिया भर में यूएनएससी वादा करता है कि हम दुनिया को पीस प्रोवाइड करेंगे, वहां पे उनको मिलिट्री कॉपरेशन की जरूरत है, नाटो की जरूरत है ना, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस कैन एम्पावर, क्या ना, इंटरडिपेंडेंस जो है, मान लो आज हम चाइना पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए, उसके साथ मिलके चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंस क्या करेगा, हमारी कमजोरियों को भी एक्सपोज करेगा, बट इट कैन ऑल्सो एक्सपोज ओवर रिलायंस on any single partner, whether for technology, minerals, market, creates vulnerabilities. जैसे हम लोग पेट्रोलियम के लिए अगर मिडिल ईस्ट पे ही निर्भर रहते, हम रशिया से ना बनाते संबंध, हम ना लेते 40-45 देशों से तेल, हम सिर्फ ईरान से लेते रहते, तो आज हमारा तेल बिल्कुल बंद हो जाना था, है ना, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया उसको। इसीलिए हम लोग क्या रहे, हम लोग उतने वल्नरेबल नहीं है जितना तब होते जब हम एक ही जगह से ले रहे होते। वल्नरेबल तो अभी भी है, असर तो अभी भी पड़ेगा, आ ही रहा है, तेल महंगा हो ही गया है, रिसेशन आने ही वाला है ना, तो ये सारी चीजें होंगी। और जब वल्नरेबिलिटीज दिखाई देती है तो उसको सामने वाला देश क्या करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। द चैलेंज इज टू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप दैट एनहांस इंडियाज ऑटोनॉमी। इंडिया की ऑटोनॉमी कैसे इंक्रीज होगी, जब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करेंगे। बहुत सारे देशों के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप होंगे। एक देश कह रहा है कि हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं तो ऐसा करो। अगर हम 50 देशों को बेच रहे हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक देश मना करते क्या मत लो तुम, हम क्या ढूंढ लेंगे फिर। ठीक है, जैसे चाइना है, चाइना 165 कंट्रीज के लिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चाइना को अगर कोई कहे कि हम तुम्हारे से ट्रेड करना बंद कर देंगे, तो उसे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्या बंद कर दो, फर्क उसको पड़ेगा जो चाइना से ट्रेड करना बंद कर देगा। ठीक है, रादर देन कंस्ट्रेनिंग इट, इंडियाज ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप से एनहेंस होगी। ठीक है,
promiscuity is not a virtue in interpersonal relationship but in trade, world, and the third decade of 21st century. It may be the only viable default mode for India's conduct. Of course, like that other kind, trade promiscuity also requires precautions. Precautions भी चाहिए. अगर हमें ओपन करना है ट्रेड तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस भी चाहिए. इवन एज इट pursue multiple partners, India must strike a careful balance, deepening integration without surrendering strategic space. इंटीग्रेशन करना है लेकिन अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस कभी भी सरेंडर नहीं करना है हमको. ठीक है. विदाउट सरेंडरिंग स्ट्रेटेजिक स्पेस, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट विदाउट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इट. इन्वेस्टमेंट लेना है लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है. किसी एक कंट्री के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है. कल को उसने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया तो हमारी इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा. ऐसा नहीं करना है. एंड एम्ब्रेसिंग ग्लोबलाइजेशन विदाउट रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ अर्लियर एरास. जो पिछले एरास में मिस्टेक हुई है उसको हमें रिपीट नहीं करना है. दिस ग्लोबल शिफ्ट ऑल्सो प्लेसेस न्यू डिमांड्स ऑन इंडियाज इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी. टू एंकर ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया मस्ट कंटिन्यू इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी क्लैरिटी. ये सारे तो हमें करने ही है. लॉजिस्टिक इंप्रूव करना है, रेगुलेशन को इंप्रूव करना है, रेगुलेशन के अंदर जो क्लैरिटी है उसको इंप्रूव करना है. उसके अलावा वर्क फोर्स स्किल को इंप्रूव करना है. स्किल्ड वर्कर्स की कमी है हमारे पास. टू लीड इन emerging technologies, it must invest in research, intellectual property. इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, टच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनाना पड़ेगा. इसके अलावा हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, कुछ नई चीजें बना पाएंगे. है ना. टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स, इट मस्ट बिल्ड रेजिलियंट पार्टनरशिप अब्रॉड एंड सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज एट होम. हमें अपने यहाँ सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ नहीं है, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, तब हम रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. एक उसके अंदर पैसा भी, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा लगता है. तो बाहर से हम लोगों को मंगाना है ना, क्रिटिकल मिनरल, लेकिन अपने यहाँ भी कैसा सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज को डेवलप करना है. ठीक है. एंड टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी एज अ डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव, credibility as a democratic alternative in the world of authoritarian efficiency. पूरी दुनिया ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रही है ना, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक क्या प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है लोगों को बिजनेस करने के लिए. है ना. It must ensure that economic growth is matched by institutional strength and social cohesion. The stakes are high because the opportunity is historic. क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कैसी है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. For the first time since liberalization, the global economy is not merely inviting India to participate. सिर्फ ये पहली बार हो रहा है कि इस इंडिया को सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं इन्वाइट किया जा रहा. It is actively seeking India's presence. The question is whether India can convert this movement of geopolitical demand into long-term economic diplomacy or not. कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये डिपेंड करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है. As the global trading system fragments into overlapping coalitions and custom-tailored economic arrangements, overlapping coalitions जैसे कि इंडिया के भी ओवरलैपिंग कोalitions हैं बहुत सारे. इंडिया का कोalition रशिया के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है. तो ये ओवरलैपिंग है, दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम लोग जाकर भी काम करते हैं. ठीक है ना. तो टेलर मेड इकोनॉमिक, कस्टम टेलर्ड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स जो है, इंडियाज टास्क इज नॉट टू रिट्रीट बिहाइंड न्यू वॉल्स बट टू रिमेन कॉन्फिडेंटली ओपन ऑन इट्स ओन टर्म्स. हमें ऐसे में दीवार के पीछे छुप नहीं जाना है इंडिया को, हमें कॉन्फिडेंट रहना है और क्या करना है, अपने टर्म्स पे अड़े रहना है. हमें अपने टर्म्स को यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना है. द गोल इज नाइदर कंप्लीट इंडिविजुअलिज्म और नाइव ग्लोबलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंप्लीट इंडिविजुअलिज्म और नाइव ग्लोबलिज्म. दोनों ही नहीं करने.
इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी नहीं बढ़ना है। जैसे रशिया रशिया कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता, कहता है कि हम जितना बनाएंगे उतना यूज करेंगे, बहुत कम चीजें इंपोर्ट करता है वो। ठीक है, वहां पे वो कहते हैं हम खराब गाड़ी यूज कर लेंगे लेकिन इंपोर्टेड गाड़ी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं बनना है कि इंडिविजुअलिस्टिक हो जाए सिर्फ इंडिया, और आत्मनिर्भर के नाम पे हमने क्या किया, अपने आप को क्लोज कर लिया, खाना तो उगा ही लेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। और नाइव ग्लोबलिज्म की तरफ भी नहीं बढ़ना है। नाइव मतलब नोवाइस जो होता है, जो बिना एक्सपीरियंस के किसी चीज को ट्राई करता है, उसको बोलते हैं नाइव। तो ऐसे भी हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ना है जहां पर हमारी जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो जाए दुनिया के सामने, हमारी डिपेंडेंसीज वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो जाए दुनिया के सामने और वो उसका फायदा उठाए फिर। तो ऐसे भी नहीं बढ़ना है। दोनों चीजों का हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। बट a calibrated integration that avoids excessive dependence on any single partner. Serial dating, अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया इन्होंने मेटाफर यूज किया है। Serial dating works best when each partner is aware of your other relationship, knows multiple options exist, but is not threatened by any of them. अब जो शशि थरूर है, ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो शशि थरूर है भी थोड़ा सा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और महिलाओं में काफी, महिला जो एमपीज हैं उनमें काफी फेमस है। एमपी है, कांग्रेस के एमपी है ना। लेकिन कांग्रेस के एमपी होते हुए भी एक बात ध्यान रखना कि देखो, 4th टर्म एमपी है लोकसभा में तिरुवनंतपुरम से। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स को लीड भी करते हैं, और साहित्य अकेडमी को भी लीड करते हैं। चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन गया पूरी दुनिया में ये समझाने के लिए कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो ठीक किया, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजे गए, उस डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया था। कांग्रेस के जरूर है, विपक्षी पार्टी के हैं, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स पे इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इनकी किताबें भी पूछ ली जाती है। तो पैक्स इंडिका इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी किताब है। इन गर्मियों की छुट्टियों में हो सकेगा तो हम लोग पैक्स इंडिका को पढ़ेंगे, नहीं तो कोई आसान किताब ले लेंगे। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, क्योंकि ये जो आर्टिकल लिखते हैं ना, इसमें तो कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज यूज करते हैं। ये इजी लैंग्वेज है इनके हिसाब से, लेकिन आप पैक्स लिखा पढ़ोगे और वो पढ़ोगे, बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखते हैं ये। एक एक वर्ड पे, मतलब एक एक सेंटेंस पे आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ जाएगी, ऐसा लिखते हैं। तो बहुत अच्छी इंग्लिश है इनकी, अच्छी इंग्लिश के लिए भी जाने जाते हैं ये हमारे देश में, है ना। तो शशि थरूर, तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा इनका कैरेक्टर भी वैसा है, बताया मैंने आपको क्या लिखा है। कह रहे हैं कि जो ऐसे में जो, जब सभी आपकी गर्लफ्रेंड्स को पता हो एक दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो ऐसे में सीरियल डेटिंग सबसे बढ़िया रहती है। सीरियल डेटिंग करो, क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तू छोड़ के जा रही है, जा, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, हमारी ऑटोनॉमी बनी रहेगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी गर्लफ्रेंड आपको कि ऐसा कर वैसा कर, वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। वो मुझे शॉपिंग करा, नहीं करा था शॉपिंग, जब मेरे पास 4 और है, तो वो वाली परिस्थिति है ये। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सीरियल डेटिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन ईच पार्टनर इज अवेयर ऑफ योर अदर रिलेशनशिप। हर एक पार्टनर को पता है कि आप अदर रिलेशनशिप है। ऐसे में क्या होगा, नोज मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्ट, उसको पता है कि बहुत सारे ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, बट इज नॉट थ्रेटेंड बाय एनी ऑफ देम। थ्रेटन, किसी के द्वारा थ्रेटन नहीं हो सकता वो, ठीक है। दिस इज व्हाई एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन हैव बिकम सेंट्रल टू इंडियाज एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स। ठीक है, क्या क्या हो गया, सप्लाई चेन रेजिलियंस, पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एनर्जी सिक्योरिटी, ये क्या हो गया, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स में सेंटर पॉइंट बन गया। They are the arena in which the next phase of global competition will be decided. अब इसी पे डिसाइड होगा, किस पे, एनर्जी सिक्योरिटी किसके पास है,
टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किसके साथ किसकी है, और सप्लाई चेन रेजिलिएंट कौन ज्यादा है, सप्लाई चेन के ऊपर किसका ज्यादा अधिकार है, कब्जा है, सप्लाई चेन में कौन ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इन चीजों पे क्या होगा, अगला ग्लोबल कंपटीशन डिसाइड होगा। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज नो लॉन्गर एन एडजंक्ट टू फॉरेन पॉलिसी। अब सिर्फ एडजंक्ट नहीं रह गया फॉरेन पॉलिसी के लिए, इट इज वन ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बन चुका है। Countries that can align their economic strategy with their diplomatic posture will shape the emerging order rather than be shaped by it. जिस कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेटिक पोस्चर एक दूसरे से अलाइन हो जाएगा कि डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं, जैसी उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से वो डिप्लोमेटिकली अलाइंड हैं। तो वो कंट्री क्या करेगी, दुनिया को शेप करेगी, ना कि वो दुनिया के हिसाब से शेप होगी। ठीक है। दिस मूवमेंट ऑल्सो कोइंसाइड विद प्रोफाउंड ट्रांजिशन इन आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में इस टाइम में क्या चल रहा है, पूरी चीजें बदल रही है। क्या हो रहा है, द मल्टीलेटरलिज्म दैट डिफाइंड द लेट 20th सेंचुरी रूटेड इन यूनिवर्सल रूल एंड ब्रॉड कंसेंसस। यूनिवर्सल रूल्स के ऊपर चल रही थी 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी में, has lost momentum under the weight of geopolitical rivalry। अब जियोपॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ये रूल बेस्ड जो चल रहा था काम, यूएन क्लॉज के हिसाब से चलेंगे और यूएन के चार्टर के हिसाब से चलेंगे, ये किसी को हाई सी के अंदर किसी को टारगेट नहीं करेंगे, इस जितने भी स्ट्रेट्स हैं, जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वो ट्रेड के लिए ओपन रखेंगे। ये सब क्या है, ये यूएन चार्टर के हिसाब से नियम है ना। तो उन सब के हिसाब से चल रहा था। अब कैसे चल रहा है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी किसके साथ किसकी कैसी है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। चाइना अच्छा दोस्त है, ईरान जाने दे रहा है शिप। इंडिया अच्छा, इंडिया ने ऐसा बोला था रोक दो इसका शिप। पाकिस्तान चलो दोस्त है, भेज दो। अब वो भेज रहा है लेकिन यूएस से रोक दे रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे यूज हो रही है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी अब मेन बन गई है, डिसाइडिंग फैक्टर बन गई है। एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। In its space, nations are turning to flexible bilateral and regional arrangements that allow them to tailor partnership to strategic priorities. For India, this shift is not setback, but an opening. आपदा में अवसर। It creates space for more agile, interest-driven diplomacy that can leverage India's scale, stability, and reform trajectory to build coalition across geographies and sectors। Across geographies and sectors यानी कि जहां जहां हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं उन ज्योग्राफी से बाहर निकल के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ट्रेजेक्टरी को रिफॉर्म करना पड़ेगा बस। ठीक है, इंडिया एट ग्लोबल क्रॉसरोड टू कन्वर्ज ऑफ दीज ट्रेंड प्लेसेस इंडिया एट अ पाइवटल जंक्चर। पाइवटल जंक्चर पे ये सारी चीजें जो घट रही हैं, इंडिया को पाइवटल जंक्चर पे लाके खड़ा कर देता है। द वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन बेस, प्रोडक्शन के लिए बेस ढूंढ रहा है। ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम, जहां पर इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम ट्रस्टेबल हो, स्टेबल डेमोक्रेटिक पार्टनर हो। इंडिया कैन मीट दैट डिमांड बट ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन कॉम्पिटिटिवनेस एट होम एंड क्रेडिबिलिटी अब्रॉड। हमें ये चीजों पे काम करना पड़ेगा। किस पे, इंडिया के अंदर हमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी और क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बना के रखनी पड़ेगी अब्रॉड में, दूसरे देशों के सामने। द चॉइस मेड नाउ विल डिटरमाइन वेदर इंडिया बिकम्स अ सेंट्रल एंकर और ऑफ द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी और रिमेन मियरली ऑफ इट्स मैनी पार्टिसिपेंट्स। तो इंडिया अब इस हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा कि हम सेंटर पॉइंट बनते हैं दुनिया की इकोनॉमी का या हम लोग एक पार्टनर की तरह रह जाते हैं। द अपॉर्चुनिटी इज हिस्टोरिक बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक। हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं बन जाएंगे, उसके लिए हमको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। इट रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ पर्पस, इंस्टीट्यूशनल स्टेडीनेस एंड कॉन्फिडेंस टू एंगेज
द वर्ल्ड विदाउट फियर और फेवर। बिना फियर, बिना फेवर के हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा दुनिया के साथ। ठीक है? इन द वर्ल्ड वेयर प्रॉस्पेरिटी एंड पावर नाउ मूव थ्रू सप्लाई चेन रादर देन शिपिंग लेन्स, इंडियाज फ्यूचर विल बी शेप्ड not by choosing between globalization and self-reliance, but by mastering the art of engaging the world on terms that protect its autonomy while amplifying its ambition। है ना? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को दुनिया के साथ एंगेज करना पड़ेगा और उस एंगेजमेंट में हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आया? थोड़ा मुश्किल है ये वाला आर्टिकल, लेकिन समझना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये वाला आर्टिकल, है ना? एक बार और पढ़ोगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, इसको एक बार और पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अपने आप से पढ़ना। ठीक है? अभी कोई डाउट हो इस पूरे आर्टिकल में तो पूछ सकते हो। तो चाइना प्लस वन की पॉलिसी के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि चाइना वन प्लस वन, जो मैन्युफैक्चरिंग हब इस टाइम चाइना है उसमें प्लस वन कर दो। और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल भी है। ये आर्टिकल आप लोगों को खुद पढ़ने के लिए दे रहा हूं मैं। इसमें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि विकसित भारत अगर हमें बनना है तो सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है? और इसमें एक ज़ॉम्बी फर्म का ज़ॉम्बी फर्म टर्म का यूज किया गया। ज़ॉम्बी फर्म क्या होती है? जो नुकसान करा रही होती है। वो एक तरीके से लोन भी ले लेती है, पैसा भी ब्लॉक हो गया, अपने उन्होंने एम्प्लॉय भी रख रखे हैं, वो एम्प्लॉय भी ब्लॉक हो गए, भले ही उनको सैलरी मिल रही है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं रह गए क्योंकि फर्म काम ही नहीं कर पा रही है। तो ज़ॉम्बी फर्म क्या है? नुकसानदायक है हमारे लिए, है ना? और हमें उसमें अपने जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर डेप्थ लानी पड़ेगी। नहीं तो हम लोग विकसित भारत बनेगा लेकिन वो विकसित भारत खोखला होगा। ठीक है? ये SIR के ऊपर एक आर्टिकल निकला है। SIR के ऊपर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो SIR का फेज 3 शुरू हुआ है, इसलिए इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि फेज 2 में क्या क्या कमियां रही। और फेज 2 में हम लोग जितनी भी कमियां थी वो डेली न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग कवर करते आ रहे हैं। इसको आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो एक बार इसको हल्की सी रीडिंग देनी है और इसको हल्की सी रीडिंग देनी है और आज का न्यूज़पेपर आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है? बाकी जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, उनको हल्का सा ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना हल्का सा। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट? किस्सा जी, मार्गदर्शी? नई बच्ची आई थी, वो तो इस आर्टिकल से डर के ही भाग गई मुझे लग रहा है। वो कह रहे हो कि ये इतना मुश्किल आर्टिकल पहले ही दिन पढ़ा दिया इन्होंने, है ना?